का जन्म हुआ था, मंदिर नहीं बनाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि राम के नाम पर यदि हमको फांसी में लटकना हो। काम करता हूँ, मैंने तोड़ा है, क्या अपराध किया है? तो राम कार्य था ना, इसीलिए पैदा हुए हैं। राम लला छोड़ने को मैं किसी कीमत पर तैयार नहीं हूँ। कोई सजा हो, मृत्यु दंड मिले, मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। 28 साल बाद अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में किसी भी समय अदालत का फैसला आ सकता है। 32 में से 26 आरोपी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की, जज सुरेंद्र कुमार यादव भी कोर्ट रूम में मौजूद है। 6 आरोपियों को ज्यादा उम्र और बीमारी की वजह से व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। ये आरोपी हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास और कल्याण सिंह। इसके अलावा सतीश प्रधान भी हाजिर नहीं हुए हैं, उनकी भी तबीयत खराब है। तो इस समय क्योंकि सुनवाई चल रही है, ये कहिए कि नतीजे आने में, बस जिसे कहा जाए कि फैसला आने में कुछ ही देर बची हुई है। और हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में इस समय मौजूद है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा मौजूद हैं, अंकित मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग हमारे साथ मौजूद है, निपुण सहगल जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी अयोध्या में मौजूद है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी पंकज झा का, क्योंकि वो कोर्ट पर मौजूद है। पंकज झा, कितनी देर में ये फैसला आ सकता है? देखिए, उसमें ये हो रहा है, जो फैसला तो 11 बजे ही आ जाने वाला था, लेकिन शोभना आपको बताऊं, वजह ये हो गया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 6 लोगों को जोड़े जाने की बात है, उसमें कोर्ट के अंदर मॉनिटर लगा है। ये जानकारी आ रही है कि उनको जोड़ा जाएगा, उसके बाद फैसले के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि ये नियम है कि जब फैसला सुनाया जाता है तो आरोपियों के सामने सुनाया जाता है, इस वजह से ये देरी हो रही है। शोभना, ठीक है। अंकित, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जज पहुंच चुके हैं, तमाम 26 आरोपी वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि पंकज बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ आरोपियों को यह फैसला सुनना है, इसीलिए डिले है। क्या जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर शोभना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जब भी अदालत कोई फैसला सुनाती है तो वहां पर सभी आरोपियों की मौजूदगी जरूरी होती है, बाकायदा सभी की हाजिरी लगती है। तो अब तक जो कोर्ट में 26 लोग मौजूद हैं उनकी तो हाजिरी लग गई, लेकिन जो 6 लोग यहां पर नहीं आए हैं उनकी अभी तक हाजिरी भी नहीं लगी है। और सीआरपीसी में यह प्रावधान होता है कि जब भी कोई इस तरीके का फैसला हो तो वो फैसला आरोपियों के सामने हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि मान लीजिए अदालत किसी को दोषी करार देती है तो उसको तुरंत वहीं पर कस्टडी में लिया जाता है, अगर धाराएं गंभीर हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि ये जो 6 लोग हैं जो यहां पर अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश नहीं हुए, उनके सामने फैसला नहीं आता है तो उनको तो जानकारी नहीं होगी। तो ये कुछ निटी-ग्रिटीज हैं, या ये कहा जाए कानूनी पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से फिलहाल फैसला आने में देरी हो रही है। ठीक है निपुण सहगल, आज का ये फैसला बहुत अहम हो जाता है। अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 में कोर्ट का इस्तेमाल किया हुआ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, असंवैधानिक तरीके से इस ढांचे को गिराया गया था। कहीं ना कहीं कोर्ट की जिम्मेदारी की एक नजीर पेश की जाए ताकि आने वाले भविष्य में कभी इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब सिविल मामले का फैसला दिया था और हिंदू पक्ष को दे दी थी पूरी विवादित जमीन, तब ये बातें कही थी। अभी क्या हो रहा है शोभना की बार बार ये इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि हो ये रहा है कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा ने भी बताया कि अंदर स्क्रीन लगाई गई है और संभवतः सभी आरोपी जो मौजूद नहीं है उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन चूंकि फैसले को लेकर उत्सुकता बहुत ज्यादा है और जज साहब बीच बीच में प्रक्रिया को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसे में कई बार इस तरह की बातें निकल कर आ रही है कि फैसला पढ़ना शुरू किया जा चुका है, जबकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। जो अंदर हमारे सूत्र मौजूद हैं वो बता रहे हैं फैसला बहुत अहम है और अब से थोड़ी देर में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो फैसला
आने में बस कुछ ही समय की देरी है। हमारे 3 सहयोगी वहां पर मौजूद है। अब मैं अयोध्या का रुख करना चाहूंगी, जहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद है। विजय, अयोध्या के लोगों के लिए ये फैसला क्या अहमियत रखता है, या अपना जो उनका दिन है वो अपनी गति से ही आगे बढ़ रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, फर्क तो हर चीज का पड़ता है, लेकिन रोजमर्रा जैसी जिंदगी फिलहाल तो देखने को यहाँ मिल रही है। हाँ, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ये जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इनके यहाँ करीब 2 घंटे पहले तक हम वहाँ मौजूद थे, और तब तक जो हमारी बात हुई थी उनके शिष्यों से और दूसरे लोगों से, तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, इस तरह की कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी। वो अपने कमरे में थे, वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उनका कहना है कि डॉक्टरों की सलाह के बाद ही वो बाहर निकलेंगे, और अभी डॉक्टरों ने उनको अलग से क्वारंटाइन होने की सलाह दे रखी है। और जहां तक अयोध्या की बात है, मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि जितनी उत्सुकता स्टूडियो में आप लोगों को है, जितनी उत्सुकता हमें फैसला जानने की और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की है, शायद अयोध्या की जनता को उतनी उत्सुकता नहीं है, क्योंकि इससे राम मंदिर के निर्माण के काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मैं दिबांग का अब रुख करना चाहूंगी। दिबांग, जैसा कि मैंने पहले भी इस्तेमाल किया कि एक सांकेतिक नजीर आज इस फैसले के जरिए मिलना बहुत जरूरी है इस पूरे समाज को। जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को इस ढांचे को गिराया गया था, असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिसका आपने उल्लेख भी किया, जिस तरह का आदेश, जिस तरह का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवंबर में, जब टाइटल सूट डिसाइड किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई गई, यहाँ यथा स्थिति बनाने का जो कोर्ट ने कहा था वो नहीं हुआ, और बहुत महत्वपूर्ण कि खुद यहाँ जो आश्वासन दिया गया था कोर्ट को, वो पालन नहीं किया। आश्वासन दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि कोई वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ढांचा बना सुरक्षित रहेगा। ये आपने आश्वासन कोर्ट को दिया था। इसको ये कब दिया? जब वहाँ बात ये हुई 92 में कि भाई यहाँ निर्माण शुरू होगा। ये जो विनय कटियार हैं वो कहते थे कि अगर कार्य सेवकों को रोका गया तो लाशें ही लाशें बिठेंगी। तब दिल्ली में ये बात हो रही थी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। उस हालत में मुख्यमंत्री गए थे सुप्रीम कोर्ट में ये आश्वासन देने के लिए कि वहाँ इस तरह का कुछ नहीं होगा, सब कुछ सांकेतिक होगा और वहाँ ये ढांचा सुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पिछले साल का आदेश है नवंबर का, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि आपने इस आश्वासन का भी उल्लंघन किया। अब ये सारी बातें हो चुकी हैं, तब एक फैसला आना है, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आज का जो फैसला है उसमें भी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो कहाँ तक इसका ध्यान रखा गया। मैं ये कह रहा हूँ शोभना, आपको शो करना है, आप शो करती हैं, आपको कितने मॉनिटर लगाने हैं, आपके गेस्ट शो में कौन होंगे, सबके घर में कैमरे जाते हैं, कैमरे आते हैं, ओबी वैन होती है, वो चली जाती है। ये कोर्ट का फैसला होने वाला है, कोर्ट को मालूम है कोर्ट में कौन मौजूद नहीं रहेगा। आप इसका अब जाके फैसला कर रहे हैं। अभी विकास ने बात की अडवाणी जी के घर में, वहां से बताया जा रहा है कि हमें जानकारी नहीं है, कोई लिंक मिलेगा तो हम लिंक लगाएंगे। कोर्ट वाले करते क्या हैं? आप क्यों नहीं फैसला कर पाए पहले? आप क्यों नहीं तय कर पाए पहले कि किस तरह से इसको दिखाना है? ये जो मॉनिटर अब लगाए जा रहे हैं आखिरी मौके पर, ये इसकी पहले तैयारी क्यों नहीं की गई? ये एक सोचने वाली बड़ी बात है आप उठा रहे हैं। और जिस तरीके की व्यवस्था है, देश इंतजार कर रहा है इस फैसले का, क्योंकि जिस तरीके से उस इमारत को गिराया गया था उसके बाद बहुत लोग जो थे वो इस ये जो पूरा सब कुछ वहां पर क्योस हुआ था उसके खिलाफ खुलकर सामने आए थे। अब मैं रुक कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल भी मेरे साथ मौजूद है। शफीकुर रहमान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि देश का मुसलमान आज इस फैसले को लेकर क्या सोच रखता है, क्या सोच रहा है? देखिए, जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है और फैसले का ताल्लुक है, अगर फैसला इंसाफ के साथ आता तो पहले ही जो कुछ भी हो गया, अब राम मंदिर बनने लगा तो फैसला कौन सा हमारे हक में हुआ है जी? अब ये फैसला, इसकी हैसियत क्या है इस फैसले की? जब राम मंदिर बना लिया गया और जो कुछ भी जजमेंट लिखा गया उस जगह, उस जजमेंट में तस्लीम है, सारी बातें तस्लीम है कि बाबरी मस्जिद थी, खुदाई करने के बाद में भी उसमें कोई निशानी मंदिर की नहीं निकली। शफीकुर रहमान साहब, वो फैसला आ चुका है। देखिए, जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी मैं आपसे नहीं चाहती हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि आज के फैसले का कितना इंतजार देश का मुसलमान कर रहा है? छोटा सा जवाब दे दीजिए।
अब देश का मुसलमान इस फैसले से क्या उसको मिलने वाला है, जब खुद ही ये कहा जा रहा है कि फैसला तो होगा लेकिन फैसले में जो कुछ भी चीज सामने है या जो कुछ हालात सामने है उसके खिलाफ तो जाएगा नहीं फैसला। ठीक है, तो अगर फैसले में इंसाफ की उम्मीद होती तो पहले ही फैसला हमारे हक में हुआ होता। ठीक है, ठीक है। मैं अब अंकित गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता कोई बड़ी जानकारी कोर्ट से हमें देना चाह रहे हैं, बताइए अंकित। निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी रणवीर के माध्यम से ये जानकारी निकल के सामने आई है कि जज अब कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। इससे पहले जो भी खबरें आ रही थी उसको लेकर के कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ रही थी। जो वहां पर वकील मौजूद हैं उन्होंने रणवीर को बाकायदा ये जानकारी दी। हमारे सहयोगी रणवीर जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों पर नजर रखते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जज साहब कोर्ट रूम में आ चुके हैं। जो इस मामले के आरोपी थे वो पहले से वहां बैठे हुए थे, लेकिन एक और जो है उसमें एक और अपडेट आया है और वो ये है कि आरोपी जो यहां पर मौजूद नहीं है उनमें से कुछ को तो वर्चुअल माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी अपडेट सहयोगी रणवीर के माध्यम से हमको मिली है। तो इस वक्त के लिए यहां पर से यानी कि कोर्ट परिसर के बाहर से दो अपडेट, पहला कि जज कोर्ट रूम में आ गए हैं और दूसरा आरोपी जो यहां पर मौजूद नहीं है उनको भी अब वर्चुअल माध्यम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है अंकित गुप्ता, ये बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ। अब ये पुख्ता रूप से जानकारी मिली है एबीपी न्यूज को कि जज एसके यादव कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। तो जो फैसले को लेकर इंतजार है वो बस अब कुछ ही क्षणों का है। जैसा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि इतना डिले क्यों, 11 बजे ये फैसला आना है। जो आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। देखिए ये देखिए आप लालकृष्ण आडवाणी को आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज इस समय वो देख रहे हैं और उनके साथ उनकी बेटी प्रतिमा आडवाणी भी मौजूद है। आज इस फैसले का इंतजार लालकृष्ण आडवाणी को भी होगा, इसलिए क्योंकि ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति, जो रथ यात्रा जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को सिरे पे चढ़ाया गया था वो लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया था और एक बड़े आरोपी के रूप में हमेशा उनको कहा गया कि ये जो पूरा विध्वंस हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ। तो आज इस फैसले का इंतजार लालकृष्ण आडवाणी भी कर रहे हैं और ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका अपना पसंदीदा चैनल इस समय एबीपी न्यूज लालकृष्ण आडवाणी देख रहे हैं। और हम आपको ये बता दें तमाम हमारे सहयोगी इस समय कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। पल पल का अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम में जज एसके यादव पहुंच चुके हैं। देखिए अयोध्या मसले पर दो मामले थे, पहला सिविल सूट और दूसरा क्रिमिनल केस। पहला जो मामला है उसका फैसला आ चुका है, यानी सिविल सूट जो कि जमीन का मालिकाना हक को लेकर था, उस पर जमीन का हक जो है वो हिंदू समुदाय को दे दिया गया है, उस पर मंदिर निर्माण होगा। आज जो फैसला आना है वो क्रिमिनल केस का आना है। जिस तरीके से उस विवादित ढांचे को गिराया गया, क्या वो साजिशन गिराया गया या जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसको उकसाया गया इन नेताओं के द्वारा। और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी क्योंकि पहुंच नहीं पाए हैं आज अपनी सेहत के चलते हुए कोर्ट रूम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको जुड़ना है और वो एबीपी न्यूज पर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अंकित गुप्ता अपडेट। जी बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। जो फैसला पड़ा जाना है वो जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। जब कोर्ट आते हैं तो सबसे पहले क्योंकि उनको कोर्ट मास्टर से पूरी जानकारी मिल चुकी है कि कौन कौन लोग कोर्ट में मौजूद हैं, तो कोर्ट की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जब जो है कोर्ट में जब वो पहुंचेंगे तो सब देखेंगे कि हाँ जिन लोगों के बारे में जानकारी मिली है वो सभी आरोपी यहाँ पर कोर्ट में मौजूद है। और दूसरी जो अपडेट आ रही है कि अब इस मामले में जो लोग कोर्ट में मौजूद नहीं है उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं जो आडवाणी जी को अभी तक जानकारी एबीपी न्यूज के माध्यम से मिल रही थी कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, अब वो सीधा कोर्ट रूम से जुड़ेंगे और क्या वो उसमें आडवाणी जी हैं या फिर जो है अभी क्योंकि जैसी जानकारी मिली है कि 4 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो हमारे सहयोगी रणवीर लगातार वकीलों के संपर्क में है जो इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है और उनके माध्यम से ये बड़ी खबर कि अदालत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है अंकित गुप्ता, ये अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। बिल्कुल अंकित गुप्ता, ये बड़ा अपडेट मैं अपने जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं इस समय उनको बताना चाहती हूँ। कोर्ट रूम में जज एसके यादव पहुंच चुके हैं। फैसला आने में बस कुछ क्षणों की देरी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन आरोपियों को
जो व्यक्तिगत रूप से आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए उनको जोड़ लिया गया है और बस अब कुछ क्षणों का इंतजार। रामकृपाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी दिखाई दे रहे हैं। विनोद बंसल जी, आज कोर्ट के लिए बहुत जरूरी कि एक नजीर पेश की जाए ताकि इस तरीके की घटना कभी भविष्य में ना हो पाए। बिल्कुल शोभना जी, देखिए जो 28 वर्षों से समाज लगातार एक अनवरत रूप से एक प्रताड़ना पीड़ा से झेल रहा था। मुझे लगता है आज न्याय की जीत होगी और सत्य की जीत होगी। विनोद बंसल जी, मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये कि कोर्ट में जज एसके यादव ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं है। अंकित गुप्ता। जी निश्चित तौर पर ये इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया इसी तरह से शुरू होती है, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको पढ़ा जाता है और ऑपरेटिव पार्ट की सबसे पहली लाइन की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि इसको लेकर के कोई पहले से तैयारी नहीं की गई थी। जो भी हुआ था वहां पर जो ऐसे हालात बने थे उसके बाद में हुआ था। तो फिलहाल ये जो पहली लाइन है यही जो बहुत कुछ बताती है कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, क्योंकि अंकित निपुण का मुझे रुक करने दीजिए। अंकित निपुण बताइए क्या बड़ी जानकारी, एक बड़ी टिप्पणी कोर्ट की कि ये कोई साजिश नहीं है, पूर्व नियोजित नहीं है। निपुण। देखिए, अगर जज ने ऐसा बोला है कि पूर्व नियोजित नहीं है, क्योंकि हम सब लोग कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ आरोपियों और वकीलों को रखा गया है, तो वहां से जानकारी ये निकल कर आ रही है कि ऐसी बात कही गई है। जो सूत्र अंदर मौजूद है वो कह रहे हैं। अगर जज ने कहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे तो फिर पूरा केस एक तरह से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि साजिश एक ऐसी धारा है जो सभी आरोपियों को आपस में जोड़ रही है। अगर पूर्व नियोजित नहीं थी, ठीक है निपुण, निपुण मुझे पंकज झा का रुख करने दीजिए। पंकज झा, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। जो सबसे बड़ा आरोप था कि साजिशन इस ढांचे को गिराया गया, ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है इसको देखते हुए। शोभना, जज एसके यादव ने जो अभी शुरुआती बात कही है वो इस कहानी के फैसले की तरफ पहले से इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, जैसा ये कहा जा रहा था कि इसके लिए बाकायदा कार सेवकों को रिहर्सल कराया गया था। जज ने शुरुआत में ही कहा कि पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, आकस्मिक घटना थी। इससे आप समझ जाइए कि फैसले का रुख किस तरफ जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है शोभना। बिल्कुल निपुण, फैसला किस तरफ जा सकता है, ये लकीर खींचनी अब शुरू हो चुकी है कोर्ट में। देखिए, अगर घटना पूर्व नियोजित नहीं थी ऐसा जज ने कहा है तो सबसे पहले सिर्फ षड्यंत्र की बात ही खत्म हो जाती है। 120B IPC जो सभी 32 लोगों को आपस में जोड़ रहा है, यानी किसी ने भी कोई भी भूमिका निभाई हो, दूसरा व्यक्ति जो क्योंकि साजिश में शामिल है तो उसको भी उसमें दोषी माना जा सकता है। ये पहलू खत्म हो जाएगा अगर जज ऐसा मानते हैं कि पूर्व नियोजित नहीं थी। तब बात क्या बचेगी? तब बात ये बचेगी कि क्या उस समय तात्कालिक तौर पर किसी ने भड़काया, भीड़ को उकसाया। अब इन बातों की तरफ फिर रुक जाएगा अगर जज ये मान रहे हैं कि सब लोग आपस में उस तरह से नहीं जुड़े हैं कि कोई साजिश करके पूरी योजना बनाकर वहां पर मौजूद थे और इस सारी चीजों को अंजाम दिया गया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाहर भले ही आरोपियों ने कुछ भी कहा है, अंदर इनकी दलील ये रही है कि कुछ 25-30 लोग थे जो बड़े उग्र थे और वो नेताओं के भी काबू में नहीं थे, और जब उनसे शांतिपूर्वक कार सेवा को कहा गया तो वो उग्र हो गए। तो फिर तो गुमनाम लोगों के ऊपर मामला डालने की कोशिश की गई थी। अगर पूर्व नियोजित नहीं था तो क्या नेताओं की और पंकज झा कुछ और अपडेट आया निपुण? पंकज झा क्या अपडेट इस समय का? ये देखना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आऊंगी निपुण मैं आपके पास। पंकज झा जानकारी दीजिए। देखिए शोभना, ये जो कहा जा रहा था, सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट में थ्योरी दी थी कि ये एक आपराधिक साजिश का मामला बनता है, कई बड़े नेताओं पर यह आरोप लगा था। अगर ये आकस्मिक घटना थी, पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, तो फिर ये आपराधिक साजिश का मामला और सीबीआई की पूरी थ्योरी और चार्जशीट ही एक तरीके से खारिज हो जाती है, जैसा जज ने शुरुआत में कहा है। बिल्कुल ठीक है निपुण सहगल, अगर भीड़ को उकसाने का मामला अब आने वाली टिप्पणियों में कोर्ट करता है तो उस पर क्या मामला बन सकता है, क्या सजा हो सकती है अगर कोर्ट ये कहता है कि वहां पर किसी नेता ने भीड़ को उकसाया, अगर वो आरोप तय करती है? देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। 153A और 153B में अगर ये साबित होता है कि भीड़ को उकसाया गया वहां पर, तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि उसका मकसद क्या था और क्या ये बात साबित हो रही है।
सबसे बड़ी बात यह है शोभना की जितना मेरी वकीलों से बात हुई है, ये आरोप है, सबसे बड़ा आरोप तो नेताओं पर यही है कि मंच पर मौजूद थे और उकसा रहे थे भीड़ को कि एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद को जाकर तोड़ दो। लेकिन रोक रही हूं अंकित गुप्ता कोई लेटेस्ट जानकारी? अंकित गुप्ता बताइए, कोर्ट से कोई नई टिप्पणी? आऊंगी निपुण में। अंकित। बिल्कुल शोभना, अब इस मामले में जो आरोपी हैं उनको लेकर भी कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया है। इस मामले में नाम आया अशोक सिंघल का, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो 49 आरोपी थे उसमें से 17 आरोपियों की जो मौत हुई है उसी में से अशोक सिंघल का नाम था, लेकिन अशोक सिंघल को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्रबल साक्ष्य नहीं थे, फोटो को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के नेगेटिव नहीं थे। ये कोर्ट की एक अहम टिप्पणी है। ये कोर्ट की जो टिप्पणी है ये बता रही है कि कोर्ट का जो फैसला है वो किस तरफ जा रहा है। जो फोटो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश की गई थी उनके नेगेटिव नहीं थे। वहां मौजूद लोगों ने, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने भीड़ को रोकने की भी कोशिश की है। ये सारी कोर्ट की टिप्पणियां हैं। ये जो फैसला लिखा गया है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है उसका जिक्र है। 1 2 3 करके बताइए एक बार फिर मेरे दर्शकों के लिए। अंकित 1 2 3 फटाफट बता दीजिए मेरे दर्शकों के लिए कि अब तक क्या क्या हुआ। बिल्कुल, पहला पॉइंट बिल्कुल शोभना, इसमें सबसे जो पहली लाइन है, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा रोका गया। जो लोग वहां पर, ये जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें से कई लोगों के द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो घटना को भीड़ ने अंजाम दिया है। अशोक सिंघल का कई बार जिक्र हुआ है क्योंकि जब अदालत अपना फैसला पढ़ती है तो उसमें आरोपियों के रोल को लेकर के जिक्र करती है। अशोक सिंघल के बारे में कहा है कि उनको लेकर के कोई ये बड़ी खबर है, सभी को बड़ी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, विवादित ढांचे को गिराने को लेकर बड़ा फैसला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का आ चुका है। 32 के 32 आरोपियों को रिहा कर दिया है, यानी उनकी कोई गलती कोर्ट ने नहीं पाई है। सीबीआई का ये पूरा मामला, जिस तरीके से एक लंबी जांच चली, जो उन्होंने चार्जशीट दायर की, कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है। लीजिए, लालकृष्ण आडवाणी बरी हो गए, जो सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे आंदोलन का माने जाते थे। मुरली मनोहर जोशी बरी हो गए। तो तमाम जो 32 आरोपी, देखिए 49 के ऊपर ये पूरा मामला था, लेकिन 17 लोगों की क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 32 आरोपियों पर आज ये बड़ा फैसला आना था। सभी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता जिनका नाम था, उनको बरी कर दिया गया है। पंकज झा, इस फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए, इस बात की संभावना थी और यही हम लोग अंदेशा भी लगा रहे थे। जैसे ही जज साहब ने आके अपनी बात कहनी शुरू की और जैसा हम कह रहे थे कि पूर्व नियोजित नहीं था, ये आकस्मिक घटना थी, और ये भी कहा गया कि वहां मौजूद नेताओं ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। सभी के सभी 32 आरोपी बरी हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है। 28 साल तक इस फैसले के आने में देरी लगी और अब जब बात निकल कर आ रही है, सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसकी जो पूरी थ्योरी थी, सभी आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए, सभी आरोपी बरी हो गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल पंकज झा, 28 साल लगे इस फैसले को आने में और लालकृष्ण आडवाणी ने शायद सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है इस पूरे केस के चलते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान हुआ, उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। निपुण सहगल, कोर्ट अपना आदेश जो सुना रहा है, क्या व्याख्या कर रहा है वो इस समय? देखिए, कोर्ट के फैसले के जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जब जज ने कहना शुरू किया तो ऐसा लगने लगा था कि यही होगा। हालांकि वकीलों से भी बात हुई थी तो साक्ष्य कमजोर लगे थे मुझे भी, लेकिन टिप्पणी नहीं कर सकते थे हम फैसला आने से पहले। जज ने कहा कि पूर्व नियोजित नहीं थी, साजिश की बात खत्म, साक्ष्य मजबूत नहीं है। साक्ष्य मजबूत नहीं है मतलब कि अगर भड़काऊ बातें नेताओं ने की, ऐसी बात, ऐसा दावा जो किया जा रहा है उसके पीछे मजबूत सबूत नहीं रखे जा सके, और उल्टे इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जो नेता मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने उकसाया है, उन्होंने असल में भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। यानी कि भीड़ जो वहां पर जमा कराई गई थी, जो जमा थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भी अनुमति ली गई थी सिंबॉलिक कार सेवा की, तो वो अवैध भीड़ नहीं थी। अनुमति के बाद वहां पर भीड़ जुटी थी और भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने ऐसा कर दिया। तो जो दलील दी गई थी कि कुछ उग्र लोग थे भीड़ में जो नेताओं की नहीं सुन रहे थे और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसी बात को माना है आज विशेष जज एसके यादव ने। तो 28 साल के बाद आखिरकार किसी पर भी, जो भी आरोपी थे, उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और सब के सब
बरी करार दिए गए हैं विशेष अदालत की तरफ से। पंकज झा, आज का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक हो जाता है। अगर जमीन के मालिकाना हक की बात की जाए तो वो भी हिंदुओं के पक्ष में गया था, और आज ये तमाम बड़े नेताओं का, बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे जो कि इस हिंदुत्व की राजनीति के लिए कहे जाते थे, उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सबका छूटना, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है। आप याद करिए 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के, और आज ये फैसला आया है जिसमें सभी आरोपी बरी हो गए थे। भले मीडिया के सामने कुछ आरोपी कहते थे, लेकिन अंदर में सबने अपने को बेकसूर माना था, और एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें सभी आरोपी बरी हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, और रणबीर मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि रणबीर हमारे वो सहयोगी हैं जिन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को ये जानकारी दी कि सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। पंकज झा, कहीं ना कहीं जो मैं और आप बात कर रहे थे कि कोर्ट आज हो सकता है एक नजीर पेश करे कि आगे कभी भविष्य में इस तरीके का कोई गैरकानूनी काम भीड़ तंत्र के द्वारा ना किया जाए, कहीं ना कहीं वो संदेश देने में कोर्ट को आप नाकाम देख रहे हैं। पंकज झा, साक्ष्य जो था सीबीआई की तरफ से, जी हाँ शोभना, इसमें ये एक बात कहा जा रहा है कि जो लाखों कार सेवक जुट गए थे उसमें तो ये कहा जा रहा है जिन नेताओं पे आरोप लगे हैं उनके लिए तो कहा जा रहा है कि उन लोगों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, उनको इसीलिए जल लेकर आने के लिए कहा गया था, क्योंकि कार सेवक दोनों हाथों में व्यस्त, कार सेवक के दोनों हाथ जो हैं वो बंधे हुए रहे, उसमें कुछ न कुछ रखा रहे। तो एक तरीके से ये कहा गया है कोर्ट में फैसले में कि जो नेता वहां राम चबूतरा पे मौजूद थे, जिन पर आरोप लगाया गया था सीबीआई की तरफ से, उन लोगों ने भीड़ को केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पे उनको कार सेवा करनी थी, तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था। एक समय वो घटना हो गई, और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहाँ पे जो पेपर की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहाँ से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। जी 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 आज अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है, और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं, और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था, और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है, और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। अब फोटोग्राफ के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो सब फैब्रिकेटेड थी, और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए। बाकी लोग पीछे हट जाइए, बाकी और लोगों को आने तो अयोध्या मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आज सभी 32 आरोपियों को जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसने आरोप मुक्त किया, बरी किया। जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर थे कि साजिशन इस ढांचे को गिराया गया, वहां पर भीड़ को उकसाया गया, मंच से भाषण देकर कोर्ट ने कहा कि ऐसा सीबीआई कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। और रणबीर हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर वो रिपोर्टर है जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी कि सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मैं आपसे व्याख्या जानना चाहूंगी कोर्ट में जो दी गई है रणबीर।
देखिए, हमने पहले भी इससे पहले जब बचाव पक्ष के वकीलों से बात करने के आधार पर बताया था कि सीबीआई ने 28 साल में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिया जिससे साबित हो कि ये लोग दोषी हैं, और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता, कोर्ट में परमिसिबल नहीं माना जा सकता, उसको एडमिट नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया है और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि ये 32 लोग ये दोषी हैं, इसलिए सबको बरी कर दिया गया है। और कोर्ट ने ये कहा है कि सबूतों की कमी थी। सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि साक्ष्यों का अभाव था। तो साक्ष्यों का अभाव होने की वजह से जो ये पूरा मामला है, इसमें 32 लोग अब बरी हो चुके हैं। और देखना होगा कि सीबीआई इस फैसले को क्या चुनौती देती है। सीबीआई क्या ये जो फैसला है उसके खिलाफ कोर्ट जाती है। तो अभी फिलहाल ऐसी भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि सीबीआई जाए, लेकिन अब देखना होगा। और ये हाँ, निपुण आप बने रहिए, मैं निपुण का रुख कर लेती हूँ। रणवीर आप बने रहिए। निपुण, अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कोई साक्ष्य सीबीआई प्रस्तुत नहीं कर पाई जिस पर कि कोई ऐसा फैसला लिया जा सके। देखिए, सीबीआई को ही तय करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने तो उसकी किसी बात को माना नहीं है। एजेंसी को जो एक प्रक्रिया है उसके तहत तो उसे जरूर जाना चाहिए हाईकोर्ट में और ये साबित करना चाहिए कि नहीं, हमने साक्ष्य दिए थे, निचली अदालत को समझ में नहीं आया, कर दिए गए, छोड़ दिए गए। तो सीबीआई की जांच में क्या निकल के सामने आज इस पे फैसला लिए गए? जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए सीबीआई द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना ये श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे, और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी देवतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहाँ कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से आरोप गलत पाए गए और सभी आरोपित को दोष मुक्त किया गया। कहाँ जाए, ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय हमारे साथ जय भगवान गोयल, जय भगवान जी रुकिएगा, आओ मान 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 फ्रेम। तो जय भगवान गोयल जी से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। बात करने की लालकृष्ण आडवाणी हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय वो एबीपी न्यूज देख रहे थे। और आज एक बड़ी खबर, 28 साल के इंतजार के बाद विवादित ढांचे के विध्वंस को लेकर जो बड़ा फैसला आया है उसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तमाम वो बड़े चेहरे जो आज बरी किए गए हैं वो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और शफीकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई सीबीआई, इसलिए ये सभी आरोपी बरी कर दिए गए, या कोर्ट इसको कोई गलती मान ही नहीं पाई? ये तो प्री प्लान था जो कुछ भी हुआ। ये 28 साल के बाद में पूरा जो ये ड्रामा रचा गया और इसका आज जो कुछ भी रिजल्ट आया है ये तो आना था ही। तो इंसाफ के रूप से नहीं बल्कि उनको ये कहा गया कि भाई जो जितने भी आरोपी हैं वो उन्होंने उकसाने वालों को रोका था और ये किया था, लेकिन उनका कोई जुर्म नहीं बनता। उन्होंने सारी ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए सारी प्लानिंग इन्हीं लोगों की थी और इन्होंने इसको बहरहाल
न्यायालय नहीं ये माना है। रूप देकर सरकारी सेवक मैं आपको इस समय मैं रोक रही हूँ शफीकुर रहमान साहब। इस समय बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी जी से बात की है। जो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी आडवाणी जी से बात की है। और देखिए 28 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। तमाम बार लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर उंगली उठती रही है इसको लेकर कि इस पूरी साजिश के पीछे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तमाम वो बड़े चेहरे बीजेपी के मौजूद थे। लेकिन आज कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को क्योंकि बरी कर दिया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी आडवाणी जी से बात की है। और हम ये भी बड़ी खबर आपको बता दें कि जिसके बाद कोर्ट में जैसे ही ये फैसला आया, सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया। उसके बाद जय श्री राम के नारे कोर्ट रूम में लगाए गए। पंकज झा, कोर्ट रूम में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरे साथ रणबीर भी बने हुए हैं। रणबीर जी बिल्कुल, जिस तरीके से 28 साल तक इन लोगों ने मुकदमा लड़ा और ये बोलते रहे कि वो इसमें दोषी नहीं है, आज कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि ये 32 लोग दोषी नहीं है और इन सभी लोगों को बरी कर दिया है। बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 6 दिसंबर 1992 का जब जिक्र आया तब तक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के तमाम बड़े नेता जो वहाँ मौजूद थे उनका नाम आता रहा। विपक्ष की ओर से भी आरोप लगते रहे, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज बता दिया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों का गुस्सा था, एक आवेश था जो तुरंत पैदा हुआ था पथराव की वजह से। और उस पथराव के बाद जो है जी रणबीर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी लगातार मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। रामकृपाल जी, देखिए ढांचा तो गिराया गया, कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो की, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि ये असंवैधानिक काम, ये गैर कानूनी काम किया गया। अब जिम्मेदार कौन? सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो इस फैसले को कैसे देखा जाए? रामकृपाल जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है हमारे पास, और विनोद बंसल जी भी लगातार बने हुए हैं और दिबांग भी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। दिबांग, देखिए ढांचा तो गिराया गया, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। बाबरी मस्जिद के पक्षकार कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। देखिए, मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया, राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज सीबीआई चैलेंज करना चाहती है ऊपर की अदालत में, जो जहां जाए ऊपर जाएंगे वहां भी देख लेंगे। जय भगवान जी। जय, हमारे साथ जय भगवान गोयल मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब ये घटना घटी तो अब मैं रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी निपुण का, जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। निपुण, आपने जो सिविल सूट था यानी मालिकाना हक को लेकर जो फैसला आया था वो भी कवर किया था और आज का फैसला भी आपने देख लिया, लेकिन ये मैं और आप भली भांति जानते हैं कि ढांचा तो गिराया गया और गैर कानूनी। एक बार सुन लेते हैं, वकील कुछ कह रहे हैं कि जो साक्ष्य है वो इन लोगों, सभी लोगों को बरी करने के लिए पर्याप्त है, सजा करने की कोई भी साक्ष्य तोड़ा उन कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने, जिनके मन में तोड़ने की जिज्ञासा रही होगी, जिनके मन में तोड़ने का विषय रहा होगा सांकेतिक कार सेवा को डिस्टर्ब करना, सांकेतिक कार सेवा को असफल करने की जिनकी भी योजना रही होगी, ये काम विवेचक का था। ये काम जब कोर्ट में, न्यायालय में कोर्ट जज साहब आए तो उन्होंने जब जजमेंट प्रोनाउंस किया तो 3-4 बिंदुओं पे उन्होंने गहनता से पहले बात कही। पहला उनका बिंदु थी कि ऐसा है कि जो एविडेंसेस सीबीआई ने दाखिल की थी वो एविडेंसेस में 2-3 बिंदुओं पर उन्होंने बात की। पहला ये कि जो न्यूमेटिक कैसेट, जो समय घटना की कैसेट्स थी, वो कैसेटें सील बंद नहीं थी, इस पे उस पर रिलाई नहीं किया जाता। और जब कैसेट यहाँ न्यायालय में देखी गई थी तो उसमें समाचार भी आ रहा था, एडवर्टीजमेंट में आ रहा, तो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। दूसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो घटना वहां पे कारित हुई थी, जो कार सेवक वहां इकट्ठा हुए थे, उनकी मंशा नहीं थी वहां घटना करने की, उनकी मंशा थी एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक मोरंग बालू बुरकिला करके सरयू में वहां एकत्रित करना। दूसरी बात ये थी कि ऐसा है कि वहां पे चूंकि रामलला की मूर्ति थी तो जो भी कार सेवक हो ये घटना नहीं करना चाहेंगे कि जिससे वहां पे वो मूर्ति, बाबरी मस्जिद गिरे, वो मूर्ति वहां पे, वो मूर्ति को हानि पहुंचे।
इसके अलावा पेपर की कटिंग जो कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी सीबीआई द्वारा, तो पेपर की कटिंग उस समय चूंकि नेगेटिव का जमाना था, फोटोज की कटिंग जो न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, तो कोर्ट ने माना जो नेगेटिव जो पेपर की कटिंग दाखिल गई उसकी कोई नेगेटिव नहीं दाखिल की। आज की तारीख में डिजिटल जमाना, ये कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लेकिन उस समय नेगेटिव का जमाना था, तो वो नेगेटिव्स भी न्यायालय में नहीं दाखिल की गई। तो ये पूरे घटनाक्रम में ये माना जाता है कि ये चीजें कोर्ट ने इस चीजों को डिनाइल करते हुए कि जो एविडेंसेस चार्जशीट में सीबीआई ने दाखिल किए हैं वो उतने नहीं ऑथेंटिक थे जिसमें इनको दोषी पाया जाए। इस कारण न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया। आम आदमी ये कह सकता है कि सबूतों के अभाव में सब लोग बरी हुए। जी जी जी, सबूतों के अभाव में सभी लोग बरी हुए हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो पथराव की बात की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कार सेवकों का गुस्सा था जिसकी वजह से तोड़ा था, हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है। इसके लिए सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर सीबीआई कोर्ट को सजा सुनाती उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, कानूनी विचार किया जाएगा। देखिए, अगर सीबीआई कोर्ट ऊपर जाएगी वहां भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो सीबीआई कोर्ट है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के बाद मान चुकी है कि वो स्थान विवादित स्थान वहां पर राम मंदिर था, तो सीबीआई कहां जाएगी? तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो ढांचा गिराया था? आप अभी भी बिल्कुल गिराया था। गिराते तो तभी तो मंदिर बना है। अगर 6 दिसंबर 1992 को हम ढांचा ना गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता है? कोर्ट में जब आप अंदर गए आपने कहा कि आप लोगों ने साजिश नहीं रची, नहीं गिराया था। हम ये बात कह चुके, यस हमने गिराया था। लेकिन अदालत तो कह रही है कि कोई जो फोटोग्राफ नहीं थी, इस वजह से जो कोई साजिश कोई पूर्ण नियोजित नहीं थी। आप लोग पहले से प्लान करके गए थे क्या? हमारा ध्येय था कि वो गिरना चाहिए। 90 में मुलायम सिंह ने नेते कार सेवकों को गोलियों से भूना था, पत्थरों से बांध के डेड बॉडी सरयू में डाल दिया था। हमारे परम श्रद्धेय जो हमारे नेता अशोक सिंघल जी, उनका भी सिर फाड़ दिया था। ये सब चीजें हमने देखी थी, उसको लेकर क्रोध था कि जब कभी कार सेवा होगी तो ढांचा टूटना चाहिए। आप लोग पूर्ण नियोजित साजिश के तहत वहां गए थे? हमारा पूरा एजेंडा था कि बचना नहीं चाहिए, बचना टूटना ही चाहिए, ये हमारा भाव था। और भाव के साथ साथ हनुमान जी कृपा हुई, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। हर एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आ गए थे। अभी जब जो कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था, आप लोग कोर्ट में ही मौजूद थे, क्या माहौल था? उसके बाद में जब फैसला हुआ उसके बाद में क्या? सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। प्रभु राम ने सबके कृपा करी, हनुमान जी ने कृपा करी, हिंदू राष्ट्र जीता, हिंदू जीता। अगला जो हमारा एजेंडा है मथुरा और काशी, उसकी है तैयारी। एक सवाल और, आडवाणी जी खुद यहाँ पर क्या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या जो बाकी लोग जो लोग 6 लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे? क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े नहीं जुड़े, लाइव हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। उनके वकील आए हुए थे, क्योंकि कोई बीमार हैं, कोई ओवर एज हैं, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे। कोर्ट ने उनकी हाजिरी मान ली और फैसला सुना दिया। कोर्ट के फैसले के बाद आखिरी सवाल, कोर्ट के फैसले के बाद आप सब लोग जो जितने आरोपी वहाँ पर थे, क्या आप लोगों ने आपस में क्या बात की? हमने एक दूसरे को बधाई दी, जय श्री राम कहा, धन्यवाद किया। अगली मथुरा काशी की तैयारी की हमने बात की। कोर्ट में जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम सबने एक दूसरे को कहा। तो ये है जय भगवान गोयल, आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, लेकिन अभी अदालत के ठीक फैसले के बाद में कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सोच के गए थे कि हमको ये ढांचा गिराना है, और अदालत ने जो हमको बरी किया, अदालत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अदालत के फैसले के बाद में कोर्ट रूम में ही एक दूसरे के गले मिले और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए। मैं दिबांग का रुख करना चाहूंगी। दिबांग, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। लालकृष्ण आडवाणी एबीपी न्यूज देख रहे हैं और उसी से उनको वो फैसला पता चला। हालांकि उनके जो वकील थे वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने भी उस फैसले की जानकारी उनको दी होगी। दिबांग, अभी आपने जय भगवान गोयल को सुना, यही सियासत है कि आज जब मीडिया के सामने है तो किस तरीके से वो बात अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो वो एक बार सतीश प्रधान कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बड़े आरोपी थे इस पूरे मामले में, वो क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, फिर आऊंगी दिबांग आपके पास। सकता हूँ, जरा इस विषय में थोड़ा ध्यान देने के लिए किसी को तो कोई बता दीजिए। इतना मैंने कहा था, उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी, क्या की थी मुझे मालूम नहीं, आगे क्या हुआ मालूम नहीं। पार्टी ने कैसे सपोर्ट किया इस पूरे सालों में? पार्टी ने कैसे सपोर्ट किया आपको? पार्टी तो मूल बात पीछे ही थी ना, पार्टी सब शिव सैनिकों के पीछे थी, कायम रही है और रहेगी। हमारे साथ सतीश प्रधान सर के बेटे भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, 28 साल हो गए ये फैसला आने को, आज फैसला आ चुका है, आपके पापा निर्दोष है, क्या करें?
तो सतीश प्रधान जी को भी आपने सुना, एक बड़ा नाम उनका भी था आरोपियों की लिस्ट में, और लालकृष्ण आडवाणी। देखिए इस पूरे आंदोलन, ये जो पूरे हिंदुत्व की सियासत पर बीजेपी आगे बढ़ी थी, उसके कर्ता धर्ता लालकृष्ण आडवाणी, और 28 साल बाद फैसला आया और उनको आरोप मुक्त किया गया। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर, और देखिए एक के बाद एक, पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बात की, और अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद स्वयं लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट रूम में आज ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है। दिबांग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए दिबांग, इकबाल अंसारी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते, फिर मैं आऊंगी दिबांग आपके पास। अमित इस तरफ दिखाओ अपना माइक, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, दे दो उनके हाथ में दे दो, पकड़ लो भैया, फिर आप पीछे आप पीछे कोई इधर आ जाता, मेरा माइक भैया इधर आ जाओ, माइक पकड़ो, आप आ जाओ, ये माइक कर दो पूरा रेड लगा है, कदम सर्वर पे दे दे, फिल्टर डाल दो, बस फिल्टर डाल दो यार, बता रहा हूं। कौन पूछेगा सवाल? इकबाल भाई पूछेगा, कोई भी कैमरा देख के बोलिएगा, कैमरा देख के बोलिएगा, ठीक है? जब रेडी हो बताइए। जी ये पैसे डाल को चलो ना, बाबरी वाले मामले में सभी देखिए, जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया, तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा सीबीआई का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को खत्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे, उस जो है सीबीआई के पास रहे, आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। तो इकबाल अंसारी को भी आपने सुना, मैं अंकित का रुख कर लेती हूँ। अंकित के साथ वकील मौजूद है। अंकित, क्या दलील थी जिसको अदालत ने माना है? हमारी दलील यही थी कि जितने विटनेसेस आए थे उन्होंने भी कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। इसको कोर्ट ने माना है कि विटनेसेस ने माना है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। जी 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 सर। तो सर आप लोगों की मुख्य दलील को अदालत ने अपने आदेश में माना है सर? नहीं तो सर किस आधार पर, क्योंकि आप लोगों ने किस आधार पर? 5 ग्राउंड उन्होंने लिए हैं कि अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, कोर्ट के परमिशन से वहां पर असेंबली इकट्ठी हुई थी, कार सेवा स्मूथली चली, प्राइमरी एविडेंस नहीं था, कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस नहीं आया। तो और सर अदालत के फैसले में जो मुख्य बातें क्या कही गई, अगर आप यही 5 चीजें कहेंगे। तो ये है आईबी सिंह साहब, जो कि इस मामले में आर्यन श्रीवास्तव जो एक आरोपी थे उसके वकील थे। इनका ये कहना था कि अदालत ने अपने आदेश में जिन बातों का जिक्र किया है, इन्होंने उसी लाइन पर अपना आर्गुमेंट किया था कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई पूर्व नियोजित साजिश नहीं थी, और उसी बात को अदालत ने अपने फैसले में माना है। तो ये थे आईबी सिंह, जो कि वरिष्ठ वकील है और एक आरोपी की तरफ से पेश हो रहे थे। तो विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में लड्डू बांटे जा रहे हैं। जिस तरीके से 32 आरोपियों को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है, आरोप मुक्त कर दिया है, लेकिन जय भगवान गोयल, मैं उनका बयान एक बार सुनवाऊंगी आपको। आदर्श के पास पहले मैं रुक कर लेती हूँ, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर? देखिए तमाम लोग हैं। क्या नाम बाबा आपका? चिंतामणि। यहाँ कब से आ रहे हैं आप हनुमानगढ़ी? अरे बहुत दिन से आ जा रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। जितने लोग थे, आरोपी थे, जिसके ऊपर बाबरी विध्वंस का आरोप लगा था कि इन्होंने तोड़ा है, उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया है। अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। सरकार ने जो किया उसको बहुत अच्छा किया। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। देखिए सबको छोड़ दिया अब। ये हनुमान जी की कृपा है और भक्तों का, जो श्री रामचंद्र जी के मतलब उनके ऊपर मतलब श्री रामचंद्र जी का दया था, और कोई अपराध वो नहीं था। ये भगवान श्री राम की भक्ति थी हम लोगों का, और हनुमान जी की कृपा था कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आए हैं, और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर वो पूरा विवाद था जिसको लेकर इतने सालों तक लड़ाई चली। 28 साल पहले बाबरी विध्वंस हुआ था और उसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, और ये मामला सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था, जिस पर आज फैसला आया है कि सभी आरोपी बरी किए गए हैं, और ये किसी पूर्व नियोजित साजिश के तहत नहीं किया गया था। इससे सभी आरोपियों को सभी आरोप। ठीक है आदर्श, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, ये एक पक्ष की प्रतिक्रिया आई है। इसमें जो ये पूरा ढांचा गिराया गया था, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है। मुस्लिम समुदाय वो बिल्कुल नाराज थे इस पूरे ढांचे
ढांचे को जिस तरीके से ढाया गया था, इस पूरी कार सेवा को अंजाम दिया गया था। मैं विजय विद्रोही ने बात की है, एक गवाह से बात की है, उसको सुनवा देते हैं। तो 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया। अदालत ने की नज़र में बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे को किसी ने नहीं गिराया था, जैसा कि वो फिल्म का नाम था नो वन किल्ड जेसिका लाल। तो कुल मिलाकर यही कि किसी ने भी डिस्ट्रक्ट नहीं की थी बाबरी मस्जिद, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से कोई आपराधिक षड्यंत्र भी नहीं था। कोर्ट का ये भी कहना है। वेदांती महाराज, वेदांती जी, अदालत का फैसला जिसका बहुत सालों से इंतजार था, अदालत ने आप लोगों को बरी किया है। अदालत ने हम लोगों को बरी कर दिया है, हम लोग निर्दोष हैं, ये अदालत का आदेश आ गया है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों के ऊपर आरोप था कि आप लोगों ने साजिश रची थी। साजिश नहीं थी, ये है वेदांती महाराज जो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी, तोड़ा था हमने। ये अदालत के बाहर लोग इस तरीके का बयान इन्होंने दिया था, अदालत के अंदर जो है कहा था कि कोई साजिश। तो देखिए, रामविलास वेदांती जी भी वहां से निकल गए हैं, क्योंकि सभी 32 आरोपियों को क्योंकि बरी कर दिया है। लेकिन जो बड़ी बात वो जय भगवान गोयल ने आज कैमरे के सामने बोली, एबीपी न्यूज पर बोली कि हमने बिल्कुल, हमारा एजेंडा था उस विवादित ढांचे को गिराना। तो इसका मतलब सीबीआई जिम्मेदार, सीबीआई सही से साक्ष्य नहीं जुटा पाई, क्योंकि लगातार तमाम बीजेपी के बड़े नेता, तमाम बड़े वीएचपी के नेता यही बार बार कह रहे हैं कि हाँ, हमें ढांचा गिराने का कोई दुख नहीं है, मेरे साथ दिबांग बने हुए दिबांग। जय भगवान गोयल, आपने सुना, साफ साफ कह रहे हैं कि ढांचा विध्वंस पूर्व नियोजित, सीबीआई पूरी तरह से जिम्मेदार अगर आज ये 32 लोगों को बरी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल साक्ष्य जुटाने में नाकाम रहा। और जिस तरह से आपने देखा कोर्ट की कार्रवाई भी चली, लगातार तारीख पे तारीख इस पर डलती चली गई। तो एक तरीके से ये सब लोग उसमें जिम्मेदार हैं। और ये जो आप बात देख रही थी, जो हमने देखा कि लोग कोर्ट में कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोल रहे हैं, बाहर कुछ बोल रहे हैं, हमने अभी सुना इंटरव्यू पर। ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखें तो ये कल्याण सिंह को देखिए, कल्याण सिंह ने कहा कि वो निर्दोष हैं, कांग्रेस ने उनको फंसाया है, उन्होंने तो 3 टियर सेफ्टी का इंतजाम किया हुआ था, उसके बावजूद ढांचा गिर गया, वो निर्दोष है। ये बचाव में उन्होंने कल्याण सिंह ने कोर्ट में कहा था। बाहर आके उन्होंने कहा कि उन्होंने डीएम ने फोन किया अयोध्या से, कहा कि यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और वो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको साकेत कॉलेज है वहाँ पर, उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्या मैं कार्रवाई करूँ, उन पे गोलियां चलाऊं? क्या माहौल था उस समय? अब बहुत माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज, सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब? दर्शन करेंगे हनुमान जी का, हनुमान जी का, राम जी के दर्शन होते रहता है रोज। अच्छा, मथुरा को लेकर भी एक पिटीशन फाइल हुई है, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए, जो बिना है उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे देखते हैं? ठीक है, देखो, ठीक है। तो कोर्ट से एक के बाद एक आरोपियों के निकलने का सिलसिला जारी है, क्योंकि कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रामकृपाल जी, हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, जय भगवान गोयल कह रहे हैं कि बिल्कुल पूर्व नियोजित, दोस्त ने हमने मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, सिद्ध हो गया है। देखिए, एक के बाद एक हम तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रामकृपाल जी, जय भगवान गोयल वो ये कह रहे हैं कि पूर्व नियोजित तरीके से इस मस्जिद को गिराया गया, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। सीबीआई साक्ष्य जुटाने में पूरी तरह नाकामयाब, सबसे बड़ी एलीट जांच एजेंसी मानी जाती है। और मेरे साथ लगातार मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है, अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित गुप्ता, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जय भगवान गोयल से आपने बात की है, निपुण भी मेरे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से जय भगवान गोयल ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पूर्व नियोजित था, और तमाम बीजेपी के नेता हो चाहे विश्व हिंदू परिषद के नेता हो, खुलकर ये सब बात सामने आके कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर आरोपी बरी हो जाते हैं तो सीबीआई की कमी। बिल्कुल शोभना,
बिल्कुल शोभना। और फिलहाल अभी हमने जो है रामविलास वेदांती से भी बात की है, जो अभी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आप एक बार फिर से आपको उनकी बात सुनवा सके, जिनका ये कहना है कि हाँ हम तो तैयारी करके गए थे और उसमें बुराई किया है। तो फिलहाल जो रामविलास वेदांती हो या फिर जय भगवान गोयल हो, ये सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हम तैयारी करके गए थे और हम उसी तैयारी के साथ में वहां गए थे और हमने तो राम का काम किया है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें। और एक जश्न का जुलूस देखिए, इस वक्त यहाँ जुलूस है रामविलास वेदांती की गाड़ी यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे और साक्षी महाराज हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों से आपकी सीधी बात करवा सके और सुनवाएं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। साक्षी महाराज की गाड़ी इस वक्त देखिए, उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर किस तरीके से साक्षी महाराज की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। साक्षी महाराज की गाड़ी कोशिश, फिलहाल साक्षी महाराज की गाड़ी यहाँ से निकल रही है। देख सकते हैं कि इस वक्त जो है सुरक्षा के जो इंतजाम है और जो समर्थक है वो जुटे हुए कोशिश करते हैं रामविलास वेदांती से बात करने की, क्योंकि रामविलास वेदांती जो अभी भी अपने उसी बात पर कायम है। रामविलास वेदांती का कहना है कि हाँ उन्होंने किया था। रामविलास वेदांती यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करते हैं एक बार उनसे बात कर सके, क्योंकि ये वो लोग हैं जो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने का कहना है कि वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं और सत्य की जीत हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मैं आपको बता दूं, महेंद्र अवैधनाथ का भी इस पूरे आरोपों की जो आरोपी थे उसमें नाम था और योगी आदित्यनाथ ने अब इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर, छोटी सी प्रतिक्रिया। सत्य और न्याय की जीत हुई है और जो 28 साल से प्रताड़ना हिंदू समाज झेल रहा था उसको मुक्ति मिली है। भगवान श्री राम का भगवान राम के काम में लगेंगे और पुराने पापों को, पुरानी बातों को भूल करके 500 साल के जो प्रताड़ना थी, विनोद बंसल, भीड़ आगे बढ़ेंगे। विनोद बंसल, भीड़ आती है, एक ढांचे को गिरा देती है, ईंटें उठा कर ले जाती है, मैदान साफ कर देती है। सुप्रीम कोर्ट भी गैर कानूनी कह रहा है और आप कह रहे हैं कि न्याय और सत्य की जीत है, ये सीबीआई की कमी की जीत है। नहीं, देखिए न्याय और सत्य की जीत हुई है। मैं कहता हूँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसका आज जो सीबीआई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका भी देखिए पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था आज विजय हुई है। जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था 28 साल। आपने सुना और साक्षी महाराज भी एक आरोपी थे। सभी 32 आरोपियों को क्योंकि बरी कर दिया गया और मैं एक बार फिर बता दूं 49 आरोपी थे इस पूरे मामले में। जिस तरीके से जो विवादित ढांचा था उसको ढाया गया था उसमें 49 आरोपी थे। 17 की क्योंकि मृत्यु हो चुकी है इसलिए आज 32 आरोपियों के ऊपर ये बड़ा फैसला आया है और सभी 32 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोई साजिश नहीं थी। हाँ बिल्कुल कोई साजिश नहीं थी, कांग्रेस की साजिश थी। एफआईआर दर्ज करने में कांग्रेस की साजिश थी। 28 साल पहले एफआईआर दर्ज की गई और 28 साल बाद स्थिति हो गई खोदा पहाड़, निकली चुहिया, मरी हुई, यहाँ तो चुहिया भी नहीं निकली। आप लोगों ने क्या जो है वो ढांचा गिराया था, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ढांचा गिराया था? कहाँ ढांचा गिराया था? आप लोग बाबरी कहते कहते पागल हो जाए तो बाबरी मस्जिद थी नहीं, वहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, थोड़ा सा ही भव्य बनेगा। तो आप जो अदालत के फैसले के बाद में अगर ऊपरी अदालत में जो चुनौती दी जाती है जाएंगे, कोई परेशानी सामना करेंगे। ये है साक्षी महाराज। साक्षी महाराज कह रहे हैं वहां तो प्रभु श्री राम का मंदिर था और ये जो विवादित ढांचा कहा जा रहा है विवादित तो वहाँ कुछ था ही नहीं। प्रभु श्री राम का मंदिर था, वो जो है उसी का जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको गिरा करके नया मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो ये कहना है साक्षी महाराज का। बिल्कुल अंकित, आप तमाम उन आरोपियों की प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जिनको आज बरी कर दिया गया है 28 साल के इंतजार के बाद। निपुण सहगल, देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो कमी रह गई है वो सीबीआई से रह गई है। आज साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाई, एक ढांचा तो गिराया ही गया था ना गैरकानूनी तरीके से। देखिए शोभना, मैं थोड़े से डॉट्स जोड़ना चाहूंगा इसमें, क्योंकि जय भगवान गोयल क्या बोल रहे हैं, वेदांती क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ने क्या बोला,
जो वकील हैं वो आकर बाहर क्या बोल रहे हैं, उनसे एक भ्रम जरूर होगा दर्शकों को कि भाई कोर्ट का फैसला ये है और बात तो ऐसी बात कही जा रही है। जो बड़े नेता हैं, आडवाणी, उमा भारती, इस तरह की इनडिसिप्लिन में मैं कभी नहीं बोलता। अरे क्या करें, ऐसे अच्छे मौके पर आप वो कर रहे हैं। अच्छा 5-5 आदमी आते हैं, आराम से करके जाते। मुरली मनोहर जोशी जी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मीडिया से इस समय मुखातिब हो रहे हैं, उनको हम सुनवा पाएं, लेकिन तमाम जो आरोपी आज बरी किए गए हैं, कुछ की हमें तस्वीरें मिल रही है, कुछ की हमें प्रतिक्रिया मिल रही है। साक्षी महाराज को इस समय आप तस्वीर में देख सकते हैं। निपुण, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मुरली मनोहर जोशी को सुन ले। हाँ, मुरली मनोहर जोशी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे मैं को जा रहा है, चलो वापस चलो बाहर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुरली मनोहर जोशी। एक ही बात जो हम समझ पाए कि आज एक बहुत खुशी का मौका है और लंबे इंतजार के बाद 28 साल बाद ये बड़ा फैसला आया है। बरी होने के बाद पहली बार मुरली मनोहर जोशी को इस समय आप देख सकते हैं मीडिया से बात उन्होंने की। और मुरली मनोहर जोशी का क्या कुछ कहना है, बहुत अहम हो जाता है ये जान लेना, क्योंकि आज उनको भी बरी किया गया है। और ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ा, उसमें एक बड़ा चेहरा मुरली मनोहर जोशी जी उठ गए। पंकज झा का मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज झा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और तमाम जो आरोपी थे वो इस फैसले को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन सीबीआई की कमी भी सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है और ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और जिस तरीके से शुरुआत में ही कोर्ट ने कह दिया था कि ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, ये कोई आपराधिक साजिश नहीं थी, ये आकस्मिक घटना थी। ये देखिए साध्वी रितंबरा यहाँ से निकल रही हैं। जो यहाँ पर पहले थे सब दोष मुक्त करार हो गए हैं। अंदर कोर्ट के अंदर में जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और एक तरीके से ये पूरा 28 साल के फैसले का मथुरा में भी शुरू हो गया है कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर। तो क्या जन्मभूमि को लेकर के जो है अब प्रयासरत हो गई है सरकारें, क्या कुछ मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ मेरा निवेदन जो है वो आज के बाबरी विध्वंस का जो निर्णय आहे उस बारे में ही मैं बोलतो। राम मंदिराचं निर्माण तर झालेलं आहे, परंतु त्या राम जन्मभूमीमध्ये काल एक उत्तर प्रदेशला कारवा फासणारी घटना घडलेली आहे। अमानुषपणे एक बळी गेलेला आहे एका तरुणीचा। जिस तरीके से ये पूरा मामला 28 साल चला, अब क्या रिएक्शन है आप? देखिए, हमारे को तो उसी दिन राहत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि राम लल्ला की ही वो जन्मभूमि है। उसके बाद परमानंद चरमोत्कर्ष हमने तब जिया जब श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर का भूमि पूजन हुआ। हम पर जो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगे थे, आज हम उससे मुक्त हुए हैं। अब जो कॉन्स्पिरेसी पर कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं है, लोगों का रिएक्शन था, इस पर क्या गया, आपकी भूमिका पर क्या कहा गया है? देखिए, मेरी भूमिका पे बातचीत फैसले में उन्होंने कहा जो भी जिस तरह के भी आरोप हम पर लगे। देखिए, अपने देश को अपनी आस्थाओं के प्रति जागृत करना कोई अपराध नहीं है। हम किसी अनाधिकार चेष्टा में नहीं लगे थे, हम किसी दूसरे की बात पर हक नहीं जमा रहे थे, हम तो अपने राम लल्ला की जन्मभूमि मांग रहे थे। इस दौरान एक नारा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये आंदोलन भी अब काटते हैं? देखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ना सबका हक है। तो जब साध्वी रितंबरा से अब आगे की बात पूछी गई काशी और मथुरा की, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला भी जल्द किया जाएगा, इस पर भी बात होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़ी राहत की बात है उनके लिए। और पंकज झा ने साध्वी रितंबरा से बात की। मैं फिर उन्हीं का रुख एक बार करना चाहूंगी। पंकज झा, साध्वी रितंबरा ने बड़ी बात कही। देखिए, राम मंदिर विवाद सुलझ चुका है, चाहे सिविल सूट हो और चाहे क्रिमिनल केस हो, दोनों में फैसला आ चुका है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, ये जो नारा लगाया गया है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, इसको हम कैसे समझें, क्या लें हम इसको? क्या बीजेपी अब फिर इसी दिशा में अपनी राजनीति करेगी और आगे बढ़ेगी? और चाहे हिंदू समुदाय, देखिए इस पैटर्न को देखिए, शुरुआत में आपको बीजेपी
देखिए शोभना, इसको आप इस तरीके से देखिए कि शुरुआत में आपको बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी। जैसे मथुरा की बात करें, कृष्ण जन्मोत्सव की बात करें, तो उसमें बीजेपी सामने नहीं दिख रही है, लेकिन अभी कोर्ट में ये मामला आ गया है। इसी तरीके से काशी यानी वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी मामला इसी तरीके से कोर्ट में लाने की बात की जा रही है। शुरू में इसी तरीके से माहौल बनाया जाता है, इसी तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन को बनाया गया था, बाद में बीजेपी शामिल हो गई थी। शुरुआत में जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तब कहा गया कि नहीं, इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन नारे लगते रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और उसी की बात अब कुछ लोग करने भी लगे हैं। एक एक करके आपको दिखाऊं किस तरीके से जमावड़ा लगा है। दूसरे गेट से लोगों को निकाला जा रहा था, चूंकि वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती। ये देखिए पंकज आपको रोक रही हूँ, रणबीर का रुख करूंगी, उनके साथ जफरयाब जिलानी जी मौजूद है। रणबीर जी, फैसला आने के बाद जिलानी साहब से बात करते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया। फैसला बिल्कुल गलत है, एविडेंस के भी खिलाफ है, लॉ के भी खिलाफ है, एरोनियस जजमेंट है। लेकिन बहरहाल जजमेंट तो जजमेंट है, और उसके खिलाफ जो रेमेडी अवेलेबल है वो रेमेडी अवेल की जाएगी। रेमेडी क्या हो? रेमेडी हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट को इख्तियार है इस जजमेंट को रिवर्स करने का। हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। कब तक जाएंगे आप लोग सर? टाइम के अंदर जाएंगे, जितना टाइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है उसके अंदर ही जाएंगे। अच्छा, साक्ष्यों के अभाव में जो है बरी किया गया है सभी लोगों को, तो क्या लग रहा है कि सीबीआई ने मजबूती से ये मुकदमा नहीं? देखिए, ये अभी बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें तो हर बयान को हम देख रहे थे, और इन्हीं बयानों के ऊपर हम हाई कोर्ट में एक मरतबा जा चुके थे जब अडवाणी साहब को डिस्चार्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने इन्हीं बयानों के ऊपर वो डिस्चार्ज का ऑर्डर ख़त्म किया था, और सुप्रीम कोर्ट के जो अभी आखिरी ऑर्डर है 19 अप्रैल 2017 का, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, उसकी एविडेंस सर्कमस्टांसेस से लिए आती है। तो जो तकरीरें हुई थी इन लोगों की 90 से लेकर 92 के बीच में, उसके विटनेसेस ज़्यादातर लोग मीडिया के थे, जो अखबार नवीस थे, जिन्होंने तकरीर सुनी थी, अपने अखबार में छापी थी, उन सबको इन्होंने एविडेंस नहीं माना है। जो अनओथ बयान देने यहाँ आए हैं, 10 साल तक वो एविडेंस हुई है। 10 साल के एविडेंस में जितने लोग IPS ऑफिसर्स हैं, जो IG रैंक पे हैं, CRPF के कमांडेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं, मीडिया के टॉप के लोग जो मुल्क के हैं, जो उस वक्त रिपोर्टर थे लेकिन आज वो अपने अपने उसमें एडिटर्स वगैरह हैं, इन सब ने एविडेंस दिया है कि तकरीरें कोर्ट की है। एक सवाल ये है कि 28 साल हो चुका है और फैसला अब जो है सभी को बरी कर दिया गया है, कितना आप लोग अब मजबूत हो पाएंगे अगर ऊपर की कोर्ट में जाते भी? देखिए, अब कोई नई चीज़ नहीं हमें लेना है, जो रिकॉर्ड पे आ गई है। जो आपको याद होगा कि जो 1950 के दावे हैं वो 2019 में तय हुए थे, तो वहाँ रिकॉर्ड एविडेंस मेन चीज़ होती है, वो एविडेंस रिकॉर्ड हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए कोई नई एविडेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, एविडेंस बहुत काफ़ी है इनके कन्विक्शन के लिए, और लिहाजा हमें हाई कोर्ट में सिर्फ बहस करना है। उसके बाद अगर कोई हाई कोर्ट से कमी रहती तो सुप्रीम कोर्ट है। तो आप जिलानी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ है और हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे तय समय के अंदर, क्योंकि वो मानते हैं कि जो फैसला है ये गलत है। जी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कर्ता धर्ता जफरयाब जिलानी को भी आपने सुना, फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। और ये मुरली मनोहर जोशी के घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लड्डू वहां पर बांटे जा रहे हैं इस फैसले को लेकर। मुरली मनोहर जोशी, राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ा चेहरा, जिस तरीके से इस ढांचे को कार सेवा कर कर गिराया गया था, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और तमाम एक लंबी फेहरिस्त, आज 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो उनके घर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ दिबांग भी जुड़े हुए हैं, पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। पंकज झा, देखिए, मुरली मनोहर जोशी के घर पर तो लड्डू बंट रहे हैं, लेकिन एक पक्ष वो भी है जो इस फैसले से नाखुश है, और जफरयाब जिलानी साफ साफ कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। देखिए, जफरयाब जिलानी ने हमें जब शुरुआत में जब फैसला आया था तभी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के गवाह, बयान, तथ्य और सबूत इस बार सीबीआई की तरफ से पेश किए गए थे यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत में, वो इतने अपर्याप्त हैं, इतने मजबूत नहीं है कि किसी के खिलाफ मामला बनता। हाई कोर्ट में भी जाएंगे, क्या नई चीज पेश की जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये मामला कमजोर होता जाता। वो भी जो उनका विरोध है, मुझे लगता है वो सांकेतिक तौर पर ही होगा कि वो हाई कोर्ट जाएं या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएं। ठीक है रणबीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए रणबीर, ढांचा तो गिराया गया था, गैर कानूनी काम तो हुआ था,
भले ही सीबीआई की जांच जो है वो कमजोर दिशा में आगे बढ़ी, साक्ष्य नहीं सीबीआई जुटा पाई और इसलिए सभी ये आरोपी बरी हो गए। लेकिन कोर्ट से आज जिस तरीके के फैसले नजीर पेश करने की बात हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो कहीं ना कहीं नहीं दिखी है, क्योंकि अब ये जो नारा लग रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, इससे तो एक बार फिर मामला बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर काशी मथुरा की बात करें तो दोनों का मामला वहां के जिला अदालतों में चल रहा है। एक तारीख दोनों की तारीख पड़ी हुई है और ये चाहते हैं मथुरा में कि 13.3 एकड़ की जो ज़मीन है वो ज़मीन हिंदुओं को दी जाए। ये दावा है कि वहां पर जो मस्जिद है वो भी गैर कानूनी है और काशी में भी बाबा विश्वनाथ के बगल में विश्वेश्वर महादेव का जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा किया गया जिसको मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहता है। तो ये दोनों मामले भी अब कोर्ट में हैं, तो जाहिर है जिस तरह से ये सारे आरोपी बरी होने के बाद अब काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं तो फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जाएगी। पर देखना होगा कि कितना एविडेंस हो सकता है, कितने प्रमाण हो सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अयोध्या एक्सेप्शन था। अयोध्या एक्सेप्शन इसलिए था कि वो मामला कोर्ट में चल रहा था और कार सेवा के नाम पे लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन उस तरह का इतिहास कभी दोहराया जाएगा या नहीं हो पाएगा ऐसा कोर्ट में किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा काशी और मथुरा को लेकर के ये। ठीक है रणवीर, निपुण का मैं रुख कर लेती हूँ। निपुण, देखिए जफरयाब जिलानी कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे लेकिन साक्ष्य बहुत कमजोर है और ये हम भी जानते हैं कि जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है तो साक्ष्य तो वही रहने वाले हैं हाईकोर्ट के सामने भी। कैसे देखें इसको? बिल्कुल बिल्कुल शोभना, इससे पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि गोयल ने बाहर आकर जो भी कहा है करीब करीब अंदर तो उन्होंने खैर स्वीकार किया नहीं इस बात को जो बाहर कह रहे हैं, लेकिन जो इस मामले में जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि भीड़ का एक हिस्सा था जिसके बारे में इशारा किया गया कि महाराष्ट्र से आए हुए शिवसैनिक थे। उस जमाने में जय भगवान गोयल भी शिवसैनिक हुआ करते थे, तो वो लोग उग्र हो गए थे। नेताओं के बारे में बार बार यही उन्होंने कहा कि हमने तो रोकने की कोशिश की, हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। तो जो विशेष अदालत का फैसला है उसके पीछे ये आधार है कि, और एक बात और, सीबीआई के खुद के गवाह जो 351 गवाह पेश किए गए थे उसमें से अधिकतर ने यह कह दिया कि हम सुन नहीं पाए कि कौन क्या भड़काऊ बात कह रहा है। जिन्होंने कहा कि हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमने देखा नहीं कि बोल कौन रहा है। तो इस तरह से एक अहम गवाह सत्येंद्र दास जो अयोध्या में मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनका बयान सीबीआई ने करवाया था। गवाह सीबीआई के थे, उन्होंने क्या कहा कि मैंने देखा कि ढांचे के नीचे मूर्तियां हैं और मैं मूर्तियों को लेकर वहां से भागा क्योंकि मूर्तियों का नुकसान हो सकता था। तो ये बात भी बताती है कि सत्येंद्र दास चूंकि एक मुख्य भूमिका में वहां पर थे और अगर मूर्ति वहां पर थी और फिर भी ढांचे को गिराया गया तो ऐसा सुनियोजित ढंग से या पूर्व नियोजित ढंग से नहीं किया जा सकता था, मूर्ति को पहले हटाया जाता ढांचा गिराने से पहले। तो सीबीआई के खुद के जो गवाह थे वही कमजोर साबित हुए। 351 गवाह सीबीआई ने पेश किए लेकिन वो कोई ऐसी कंक्लूसिव बात नहीं कह सके जिससे जज आश्वस्त हो सके कि हाँ कोई साजिश हुई थी। इसलिए गोयल ने बाहर क्या कहा उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एविडेंस कमजोर थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यही एविडेंस जाएंगे हाईकोर्ट में और बहुत मुश्किल होगा वहां पर इस फैसले को रिवर्स करवा पाना। निश्चित रूप से आप रणवीर से सवाल कर रही थी कि इससे क्या काशी और मथुरा के आंदोलन को बल मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा लगता है कि अंतिम परिणति हो गई है। पहले सिविल सूट का मुकदमा जो था वो तय हो गया कि जमीन हिंदुओं को दे दी गई है और अब ये आपराधिक मुकदमा भी तय हो गया कि सब निर्दोष हैं। ऐसे में अब अगला कदम ये हो सकता है, बल्कि उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हालांकि उसमें कुछ कानूनी अड़चने हैं जिसके बारे में अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का फैसला जैसा आपने कहा कि क्या हाईकोर्ट में पलट जाएगा, मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। चलिए ठीक है, और अब मैं अपने दर्शकों को जय भगवान गोयल का वो बयान सुनवाना चाहती हूँ। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने उनसे बात की और वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिल्कुल सुनियोजित ढंग से इस ढांचे को गिराया गया, तो फिर सीबीआई अपनी जांच ठीक तरीके से क्यों नहीं कर पाई? एबीपी न्यूज ये बड़ा सवाल लगातार पूछ रहा है और जो साक्ष्य सीबीआई को जुटाने थे, कोर्ट में पेश करने थे, वो मजबूत क्यों नहीं बना पाई सीबीआई? जय भगवान गोयल ने क्या कहा वो सुनिए। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ में। जय भगवान जी, आप लोगों के ऊपर आरोप था कि आप लोगों ने साजिश रच के ढांचा गिरवाया था, लेकिन अदालत ने कहा है साजिश कोई नहीं थी, बरी किया। हम ये बात शुरू से कहते आए हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कोई साजिश नहीं थी। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में राम भक्त इकट्ठे हुए थे और हर एक राम भक्त के अंदर स्वयं हनुमान जी आ गए थे। हनुमान जी की शक्ति से वो पुराना ढांचा जो हमारा राम मंदिर ही था,
जिसके ऊपर बाबर के महामंत्री ने मस्जिदनुमा ढांचा बना दिया था। 6 दिसंबर को हमने, हमारे साथियों ने वो ढांचा गिराया था और आज सीबीआई कोर्ट जो चुका है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको सुनवाने की, अभी हालांकि ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है। और मुरली मनोहर जोशी जी ने भी अपनी खुशी जाहिर की मीडिया के सामने आकर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी आप देख सकते हैं, पहली बार ये अहम फैसला, ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मीडिया के सामने आए हैं और अपनी बात कही है। मुरली मनोहर जोशी को हम सुन लेते हैं और फिर उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी को आपको सुनवाएंगे। आज लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। को भी आपने सुना, खुशी का ये मौका है। जिस तरीके से सबसे बड़ा चेहरा इस आंदोलन को, जिसे कहा जाए कि दिशा और दशा देने वाले मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, सभी 32 आरोपियों को आज कोर्ट ने क्योंकि बरी कर दिया है, तो जाहिर सी बात है इन सभी आरोपियों के लिए आज खुशी का दिन है। लेकिन मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि एक पक्ष वो भी है जो आज इस फैसले से खुश नहीं हुआ है। मैं आपको अब सुनवाना चाहती हूँ, हमारे सहयोगी आदर्श ने महंत राजू से बात की है, वो आप सुन लीजिए। महंत राजू दास जी। 28 साल बाद आए बाबरी विध्वंस के फैसले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और इस वक्त हम राम जन्मभूमि से चंद कदमों की दूरी पर महंत राजू दास के पास मौजूद हैं। महाराज जी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया और बहुत लंबी लड़ाई थी। पहले तो जय श्री राम जन्मभूमि की जय। और 134 करोड़ देशवासी की जीत है, किसी एक व्यक्ति का जीत नहीं है, क्योंकि ये मामला गंभीर मामला था और कई सौ वर्षों से, 500 वर्षों से मामला लटका हुआ था और सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण, अयोध्या सनातन संस्कृति का जगह है। और आप देखिए, खाली मठ मंदिर, साधु संत, उसके बीच में भी बाबर और राम की तुलना कतई संभव नहीं था। लेकिन चलिए पीछे, आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को आपने सुना, मुरली मनोहर जोशी जी को आपने सुना। आज पूरे बीजेपी खेमे में खुशी की लहर, लड्डू बांटे जा रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी के घर पर। और रामविलास वेदांती को भी आप देख सकते हैं, वो तमाम आरोपी एक एक कर कोर्ट से बाहर निकले जब ये फैसला आया कि 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और लालकृष्ण आडवाणी इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। अगर हिंदुत्व की राजनीति चमकी किसी के नाम पर बीजेपी की, तो वो चेहरा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, एक के बाद एक सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मैं पंकज झा का एक बार रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, एक पक्ष आज बहुत खुश है, लेकिन एक पक्ष वो भी है जो आज खुश नहीं है इस फैसले से। जाहिर सी बात है कि ढांचे को तो गिराया ही गया और वो गैरकानूनी तरीके से गिराया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा।
इस फैसले से वो जो पक्ष नाराज है उसके लिए कुछ कहेंगे आप? क्या क्या आंकते हैं आप? देखिए शोभना, देखिए कि जब भी फैसला होता है तो एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष के हक में फैसला जाता है, दूसरे पक्ष के हक में फैसला नहीं जाता है, तो एक की नाराजगी रहेगी, एक की खुशी रहेगी। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीएचपी के कैंप में खुशी है, वो लोग लड्डू बांट रहे हैं, भीड़ है। यहाँ पर भी हम देख रहे थे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। कोर्ट रूम में जो कुछ लोग अभी दोषमुक्त करार दिए गए, वो सब भी जय श्री राम के उन्होंने नारे लगाए। लेकिन उधर जफरयाब जिलानी कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा। जैसा कि हमारे सहयोगी निपुण बता रहे थे कि इस मामले में अभी बहुत सारे पेच हैं कि हाईकोर्ट में ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की थी उसके खिलाफ जो जज सुरेंद्र यादव ने जो बातें कही हैं, क्या आपने सब सुना है कि किस तरीके से ये आकस्मिक घटना थी। जिन नेताओं पर आरोप लगे थे, जिन लोगों पर आरोप लगे थे, उन लोगों ने तो भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, जबकि उन पर सीबीआई ने आरोप लगाए थे कि उन लोगों ने भीड़ को उकसाया है। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात भी नहीं आई, सारे आरोपी बरी हो गए हैं। आज एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और बजरंग दल के लिए। बिल्कुल पंकज झा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीजेपी के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए एक बड़ा दिन। ये देखिए लालकृष्ण आडवाणी जी बाहर आए हैं और मीडिया के सामने वो आए हैं और ये फैसला आने के बाद पहली बार ये लालकृष्ण आडवाणी जी और उनकी बेटी प्रतिमा आडवाणी जी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। लालकृष्ण आडवाणी जी ने, आप देख सकते हैं, अभिवादन करते हुए, और कहा जाए कि सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे आंदोलन का अगर रहे तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी रहे। और आज क्योंकि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है तो वो अपने घर से बाहर निकले हैं और मीडिया के सामने आए हैं। इन तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पंकज झा और निपुण सहगल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज झा देखिए, खुशी की लहर है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के खेमे में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भीड़ तंत्र ने कुछ तय किया और वहीं हाथ के हाथ इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया, कहीं ना कहीं आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, किसी भी इमारत को लेकर, किसी भी आदमी को मारने को लेकर, लिंचिंग को लेकर, उसके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ कोर्ट की टिप्पणी होनी चाहिए थी आज। जो कहा है वो सारी बातें जो हैं उसने ऑपरेटिव पार्ट ही बताया गया। जब उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा कि क्या उस दिन जो 6 दिसंबर 1992 की जो घटना जो आप कह रही हैं कि क्या इस तरीके से फिर कोई घटना हो सकती है। इधर से अगर आप देखिए तो कुछ लोगों ने जो बाहर निकले कोर्ट से, उन लोगों ने काशी, मथुरा और बनारस की भी बात की है, काशी की बात की, मथुरा की बात की है। तो इसके क्या मायने हैं, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। दिबांग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग देखिए, जिस तरीके से ये ढांचा ढहाया गया, उसके बाद जो रक्तपात हुआ, बहुत लोगों की जान गई, पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया, हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा हो गई। अब अगर आज कोर्ट का जो पूरा फैसला आएगा, हालांकि वो अभी हमारे सामने नहीं आया है, उसको हम पढ़ेंगे, अगर कोई टिप्पणी नहीं है तो ये चिंताजनक, यह बहुत चिंताजनक है। और देखिए, ये बात है कि आपके पास साक्ष्य नहीं जुटा पाए थे, तो उस पर तो एक बात समझने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये जो सीबीआई है ये तोता है, पिंजरे का तोता है, जैसा मालिक होता है वैसे बोलता है। तो तोता तोता है, तोता रहेगा, ये साफ हो गया। एक तो ये बात, बहुत बड़ी बात साफ हो गई है। दूसरी बात यह है कि आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, आंदोलन को और आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, उस समय माहौल अलग था, उस समय वक्त अलग था, उसमें बातें अलग थी। मामला अब आगे बढ़ गया। क्या उसी तरह का आंदोलन फिर हो सकता है? मुझे इस बात में संशय है। इसमें बहुत लंबा समय लगा, 28 साल बाद ये फैसला आया है। उस तरह का आंदोलन बनना, उस तरह की चीजें होना अब मेरे ख्याल से मुश्किल है। पर लेकिन इसकी कोशिश होगी, हाँ इसकी कोशिश जरूर होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो उनको सीधे सत्ता में ले आई। एक पार्टी जो थी उसको उभारती हुई सत्ता में ले आई। अब वो इस तरह की कोशिश जरूर करेंगे। क्या ये दोबारा सत्ता में इस तरह से आती है? तो ये कांट की हांडियां हैं, ये बार बार चढ़ती नहीं है। एक बार चढ़ गई। अब आप आगे बात कीजिए, नई बात कीजिए, कुछ और बात कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब जो बात होगी वो कुछ आगे की बात होगी। बाकी मैं वहां पर मौजूद था 9 तारीख को, मैंने देखा वहां पर किस तरह से टूटा ये जो बात। एक अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में क्या कहा कि दिखता है कि ये कैलकुलेटेड था। अब पहला जो वाक्य वहां से हमें बताया गया, उससे जब आपने बताया कि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें कोई मिले जुले नहीं हुए थे, इसमें कोई
पूर्व योजना नहीं थी, उससे साफ हो जाता था कि ये किस तरफ जाना चाहते हैं। तो ये सारा एक पूरा तंत्र जो है वो चरमरा गया है। क्या एक बड़ी बात तो ये है कि देखिए, इमारत जो है वो आत्महत्या तो नहीं कर सकती है ना। इमारत ढहाई गई, ढांचा गिराया गया, मस्जिद ढहाई गई, तो वो किसने गिराया, कौन है उसके दोषी, ये एक सवाल है जो हमें एक मजबूत लोकतंत्र की तरह, एक परिपक्व लोकतंत्र की तरह इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, व्यवस्था को जवाब देना पड़ेगा, न्याय व्यवस्था को इस बात का जवाब। और पंकज झा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे राजनीतिक संपादक। पंकज झा, देखिए, जैसा कि दिबांग ने कहा कि अब वो समय नहीं है कि उस तरीके का बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सके, लेकिन सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी वही उसी पार्टी की सत्ता है जो राम मंदिर की राजनीति कर कर ही यहाँ तक पहुंची है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ही पार्टी में वो ताकत आई जिसकी बदौलत वो यहाँ पहुंची है। लेकिन जिस तरीके की आवाजें आज उठ रही हैं, जो लोग बरी हुए हैं वो बाहर निकल के काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, सीबीआई की चार्जशीट में जो थ्योरी थी, जिस तरीके से वो कमजोर साबित हुई, जो गवाही, जो बयान, जो तथ्य, जो देवांग जी कह रहे थे, वो वाकई में खतरनाक संकेत है। अगर आगे भी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं और ये चीजें रहेंगी तो फिर बहुत एक तरीके से कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल पंकज झा, और हम भूले नहीं है जिस समय 6 दिसंबर 1992 को ये ढांचा गिराया गया था, मैं उस समय अलीगढ़ में मौजूद थी, और उसके बाद जिस तरीके का माहौल महीनों तक इस देश में रहा था वो बहुत जिसे कहा जाए कि अच्छा माहौल नहीं था। और ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ, लालकृष्ण आडवाणी इस समय मीडिया के सामने आए हैं, नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद है, और नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी बाहर आए हैं इस फैसले के आने के बाद, और जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं, दिबांग कह रहे हैं, पंकज झा कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा, आज उनको दोष मुक्त किया गया है। ये आरोप उनके ऊपर था कि ये जो पूरा ढांचा गिराया गया था वो पूर्व नियोजित था। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बैठकर एक साजिश रची थी। आज उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है, और लालकृष्ण आडवाणी ने मीडिया में आकर क्या प्रतिक्रिया दी है इस फैसले के बाद, वो सुनवा देते हैं। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। तो लालकृष्ण आडवाणी जी कह रहे हैं कि हमने जय श्री राम कहा जैसे ही ये फैसला सामने आया। नीरज पांडे वहां पर मौजूद हैं, आप मीडिया के सामने भी आए हैं लालकृष्ण आडवाणी जी। नीरज पांडे, आप सुन सकते हैं मुझे? बोलकर ही अपनी बात। जी नीरज पांडे जी, मैं आपको सुन रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय श्री राम कहा लालकृष्ण आडवाणी जी ने जैसे ही ये फैसला सुना। ये फैसला जी बिल्कुल जय श्री राम कहा उन्होंने, और बाहर भी आए, उन्होंने मीडिया के सामने भी हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ते हुए भी उन्होंने केवल एक ही बात कही, जय श्री राम। और उनका जो वर्डिक्ट आया है, जो उन्होंने अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें भी उन्होंने स्वागत किया है कि जो आज कोर्ट का फैसला आया सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का, उसका स्वागत करते हैं और ये ऐसा ही होना चाहिए था। जय श्री राम। उन्होंने अपने एक वीडियो मैसेज में भी यही बात कही कि इस जो फैसले का स्वागत है, इस फैसले का स्वागत जय श्री राम कहकर ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नीरज पांडे, तो आप हमें वो तस्वीरें भी लगातार दिख रहे हैं जब लालकृष्ण आडवाणी जो इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे, और बीजेपी अगर आज सत्ता पर बैठी है और जो हिंदुत्व की राजनीति करती हुई आई है, तो वो दिशा शायद इन्हीं लालकृष्ण आडवाणी ने दिखाई थी। पंकज झा, पंकज झा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पंकज। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। इस बीच में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी आप LK आडवाणी की चर्चा कर रहे थे, वही आडवाणी जिन्होंने सोमनाथ से लेकर के आपको बताऊं अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे। उनको कुछ देर पहले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने फोन किया,
दूसरे बड़े चेहरे मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने फ़ोन किया। तो जैसे ही ये फैसले की खबर आई है उसके बाद से बीजेपी के कैंप में और ये जो हिंदूवादी संगठन है उनके कैंप में हलचल है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल वही रह जाता है कि सीबीआई की पूरी थ्योरी और चार्जशीट जो है वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई स्पेशल कोर्ट में। बिल्कुल पंकज झा, निपुण सहगल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, सीबीआई जो है वो सबसे एलीट जांच एजेंसी मानी जाती है। जब न्याय नहीं मिलता है तो हर इंसान की ये मांग होती है कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन अगर सीबीआई इतने बड़े मामले में एक पूरी बड़ी की बड़ी इमारत ढह गई, 8 से 10 घंटे के बीच में मलबा साफ हो गया और कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, तो ये बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी हार सीबीआई की। बिल्कुल बहुत बड़ी नाकामी है ये, और ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से जांच की गई कि कुछ एविडेंस नहीं जुटा पाए। आपके जो गवाह थे, 351 गवाह सीबीआई लेकर आई, ज्यादातर तो उसमें ये कह रहे थे कि हमने सुना नहीं ठीक से। जिन्होंने कहा कि हमने सुना, उन्होंने कहा हमने देखा नहीं कि कौन बोल रहा था। तो ये तमाम बातें हैं जो सीबीआई की कमियां बहुत ज्यादा रही हैं और ऐसा लगता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई जरूर थी कि हम आपराधिक साजिश की धारा लगाना चाहते हैं। दोनों मुकदमे जो अलग कर दिए गए हैं, रायबरेली और लखनऊ में चल रहे हैं, उनको एक साथ क्लब करना चाहते हैं। तब जब सीबीआई गई थी तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब जब फैसला आया है तो बीजेपी की सरकार है। तो ये समझ में नहीं आता है कि कार्यप्रणाली क्या है। 2011 में आप बहुत जोश में थे कि हमको इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाना है, और वो जोश कहां गया। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सीबीआई की अर्जी को मान लिया और लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया, आपराधिक साजिश की धारा लगाने को कह दिया, तब तक सरकार बदल चुकी थी और परिणाम हमारे सामने है। तो सीबीआई को लेकर सवाल तो जरूर उठेंगे, और हमारे दर्शक क्योंकि उनको फैसले पर या कई बार लोगों को लगता है कि जज ने ऐसा फैसला दिया, बाहर तो जय भगवान गोयल और वेदांती इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो चूंकि ज्यादातर लोग फिल्मों के जरिए अदालत को ज्यादा जानते हैं, एक फिल्म का उदाहरण उनको जरूर देना चाहूंगा, जॉली एलएलबी का, जहां पर कि जज कहते हैं कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है। जज सब देखता है, सब देखता रहता है कि कोई तो एविडेंस लेकर आए, कोई ऐसा पन्ना हो जिसको मैं एविडेंस मानूं। सीबीआई ने ऐसा कुछ दिया नहीं जज को, परिणाम हमारे सामने है। बिल्कुल, तो एक बड़ी हार सीबीआई की, क्योंकि एक पूरा इतना बड़ा ढांचा, और ढांचा वो जो कि सालों से विवादित माना जाता था। एक समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई थी और दूसरा समुदाय वहां पर अपने रामलल्ला की मंदिर बनाना चाहता था। ऐसे में इस मामले को इतनी कमजोरी के साथ अगर कोर्ट के सामने पेश किया गया तो नियत और नीति पर सवाल जरूर उठेगा। अंकित गुप्ता। निश्चित तौर पर सवाल उठेगा। और शोभना, अगर हम अदालत के आदेश का एक अहम लाइन देखें कि जो फोटोग्राफ दी गई थी उनके निगेटिव तक मौजूद नहीं थे, यानी कि अदालत में ये एक अहम सबूत होता है। जितना जो पिछले कई सालों से मैं और निपुण कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जब भी कोई मामला आता है तो वहां पर ये एक अहम सबूत होता है। अगर कोई फोटोग्राफ है उसका नेगेटिव नहीं है तो वो पुख्ता सबूत नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया था। इतना ही नहीं, अदालत का जो आदेश है उससे साफ होता है कि अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है, क्योंकि जो आरोपी है जिनको अब बरी कर दिया गया, फिलहाल अब उनको इस मामले में आरोपी कहना ठीक नहीं होगा, वो लोग बरी हो चुके हैं, लेकिन वो तो अभी भी अपनी उसी बात को दोहरा रहे हैं। फिर चाहे वो जय भगवान गोयल हो या हो रामविलास वेदांती, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हम तो गए थे, हमने तैयारी की थी, हमको वो ढांचा गिराना था, हमने जो चर्चा की थी, हमने बातचीत की थी, तो वो तो अभी भी अपनी उसी बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जब अदालत के अंदर पहुंचते हैं तो वो अपने बयान से बदल जाते हैं, और सिर्फ वही नहीं बदलते बल्कि सीबीआई जिन गवाहों को लेकर के आती है, जिन सबूतों को लेकर के आती है, उसमें से कोई ऐसा गवाह, कोई ऐसा सबूत नहीं होता है जो ये साफ तौर पर इन लोगों के खिलाफ बयान दे सके। तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसी जो शुरुआत में सीबीसीआईडी थी, उसकी जांच पर भी सवाल उठते हैं और सीबीआई के ऊपर भी सवाल उठते हैं। और इसी वजह से अगर ये कहा जाए कि अदालत ने सबूतों के अभाव में इन लोगों को बरी किया है तो कहना गलत नहीं होगा। और ये लोग तो अभी भी अपने उसी बयान पर कायम है जो सालों से देते रहे कि हाँ, हम तो तैयारी के साथ गए थे, हमने ढांचा गिराया है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा, और यही सियासत का दोगलापन है कि कोर्ट में कुछ और चेहरा और बाहर जब मीडिया में आए, लोगों के सामने रैली में आए तो कुछ और चेहरा। दिबांग, यही सवाल मेरा आपसे, हम पंकज झा से हमारा संपर्क टूट गया है। दिबांग। या बिल्कुल ये बात हमने बार बार देखी है, पर देखिए ये तभी रोका जा सकता है जब ये जो जांच एजेंसी है वो जिम्मेदारी से काम करे।
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो कह दिया, ये उससे वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। मैंने वहां पर खुद जो जाकर देखा, उसमें मुझे तो साफ दिखाई दिया। मैं तो बल्कि ढांचा जब गिराया जा रहा था, गुम्बद के नीचे खड़ा हुआ था, देख रहा था किस तरह से वहां पे पूरा इंतजाम था। जो घायल हो रहे थे वो स्ट्रेचर में जा रहे थे। बाकायदा वहां पे लोग कुल्हाड़ी, बल्ले, बल्लम ठोक रहे थे, उनके पास सामान थे, मौजूद थे। वो किस तरह से ऊपर चढ़ रहे थे, उसकी भी बड़ी तैयारी थी। तो पूरी एक तरीके से तैयारी कर वहां पर लोग वहां पर आए हुए थे। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि ये उसमें बात ही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये कैलकुलेटेड था, वो तो साफ दिखाई देता था। क्योंकि मैंने साफ वहां जाकर देखा, इसलिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि कोर्ट ने ऐसा किया। लेकिन फिर ये बात ध्यान आती है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तो तोता है, तो तोता वही कहता है जो मालिक चाहता है, तोता उसी सुर में गाता है। मालिक बदल भी जाता है तो तोता अपनी सुर बदल देता है। वो आज बात बिल्कुल साफ हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरीके से कि तोता इस तरीके से व्यवहार करता है और कि सीबीआई तोता है। बिल्कुल। पंकज झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज झा से हमारा संपर्क टूट गया है, हम एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। निपुण, देखिए वहां पर जैसा कि दिबांग बता रहे हैं, दिबांग उस समय कवर करने पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से कार सेवक हजारों की संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे, बल्लम लेकर, कुदाल लेकर, हथौड़े लेकर, और जिस तरीके से ढांचे को गिरा दिया गया 8 से 10 घंटे में, सारा मलबा साफ कर दिया गया। उसके बाद एक भी साक्ष्य अगर सीबीआई पेश नहीं कर पाती है तो कमी किसकी? आपकी जांच की, आपकी नियत ही नहीं थी सही से जांच करने की। आवाज चली गई अचानक। रिपन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नियत नहीं थी और दिबांग जी ने जो जी मैं सुन पा रहा हूँ। बीच में लिंक कट गया था, लेकिन मैं आपकी बात को समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। दिबांग जी की बात को मैंने सुना और उन्होंने जो अपनी आंखों से जो देखा उस पर तो कोई विवाद हो नहीं सकता। उन्होंने खुद देखा कि वहां पर क्या हो रहा था, वो मौजूद थे। सीबीआई को तमाम लोगों ने ये बातें कही होंगी, लेकिन एजेंसी कोई सबूत नहीं जुटा पाई, कोई पुख्ता बात नहीं रख पाई। वहां पर स्ट्रेचर मौजूद थे, औजार मौजूद थे बिल्डिंग को गिराने के लिए। ये कुछ उग्र लोग थे, 25-30, ऐसी बात कही गई है कोर्ट में। जो नेताओं की तरफ से जो दलील दी गई है, जिसको माना भी है कि इन्होंने नहीं भड़काया, ये तो रोकना चाह रहे थे। अच्छी बात है, हो सकता है वरिष्ठ नेता है, रोकना चाह रहे होंगे। लेकिन ये कहना कि 25-30 की संख्या में कुछ उग्र लोग थे, तो वो 25-30 जो उग्र लोग थे वो अचानक 500, 1000, 2000 कैसे हो गए? और ये अचानक से वहां पर उनके पास औजार कैसे आ गए? वहां पर घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था कैसे हो गई? ये तमाम चीजें हैं, ये कोई गुप्त बात तो है नहीं। लेकिन सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, कोई भी जांच जो फंस रही हो, जिसमें लोगों में आक्रोश हो, सीबीआई को जांच दे दी जाती है, लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो सीबीआई क्या संतुष्ट करने का ही लोगों को एक जरिया बनकर रह गई है और किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सकती है? ये मामला यही कहता है। भले ही जो लोग मंदिर के पक्ष में हो या जिनको लगता है कि अच्छा फैसला हुआ, उन्हें नाराजगी होगी मेरी इन बातों को सुनकर, लेकिन ये न्याय व्यवस्था के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से अगर जो चीज आंखों के सामने देखी गई है उसमें कुछ प्रमाणित नहीं कर पाती। हो सकता है बड़े नेताओं का रोल ना हो, मैं मान लेता हूं। मैं इसी पर दिबांग से आना चाहूंगी, आऊंगी निपुण। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये मैं भी लगातार कह रही हूँ कि इतना बड़ा ढांचा गिरा दिया गया, मलबा साफ हो गया, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। और अगर अराजक तत्व जिम्मेदार थे, 20-25 थे, तो वो 20-25 जो है वो 1000-2000 में कैसे बदल गए? दिबांग, ये जो नेता लगातार कह रहे हैं, इनका ये लगातार, हालांकि अब इनको सबको बरी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने वो पूरा इवेंट कवर किया था, इसलिए सवाल बहुत अहम हो जाता है। क्या इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी ढांचा गिराने की, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई, इनके भी हाथ से निकल गई और ये कुछ कर नहीं पाए वहां पर? क्या ये गुंजाइश आप देख रहे थे वहां पर? देखिए, उसके सामने एक मंच बना हुआ था, मंच पर सब ये नेता थे। कुछ में से उनसे कह रहे थे कि भाई नीचे उतर जाइए, कुछ वहां जाकर उनसे ये भी कह रहे थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद गिरा दो। तो नेताओं की भूमिका अलग अलग थी वहां पर। ऐसा नहीं था कि सारे नेता उसमें रोकने में लगे हुए थे और वो रोक नहीं पा रहे थे। भीड़ थी, भारी भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा उग्र भी थी। भीड़ ने पथराव भी किया, उसके बाद पुलिस लगातार वहां से तुरंत हट गई और उसके बाद से भीड़ लगातार उस पर चढ़ती गई। पर भीड़ के पास पूरी तैयारी थी, यानी आप मस्जिद पे, किसी इमारत पे ऐसे नहीं चढ़ जाते हैं। आपने जो
नाव रोकने के लिए जो लगे होते एंकर्स, वो लेकर ऊपर फेंकते थे, उसके वो ऊपर अटकते थे, उसके सहारे ये ऊपर चढ़ती थी भीड़। तो पूरी एक तरीके से तैयारी थी। और इस बात के भी लोगों ने इस बात की भी तस्वीरें छापी कि किस तरह से उसकी एक मॉक ड्रिल भी की गई एक दिन पहले, किस तरह से इसको गिराया जाए। इस तरह के अखबारों में इस तरह के चित्र भी छपे थे उन दिनों, हमारे पास वो विजुअल उस वक्त नहीं मिल पाए थे, लेकिन ये भी चित्र छपे थे कि किस तरह से इसकी तैयारी की गई थी। तो इसमें सबको आपको एक तरीके से, अगर इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, इतने लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं, तो साफ है। और जिस तरह के बयान इन नेताओं के आ रहे थे, अगर आप देखिए तो विनय कटियार का बयान था जब ये था कि सांकेतिक हुआ, विनय कटियार ने कहा कि नहीं, सांकेतिक कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दिबांग ने अलग अलग नेताओं के अलग बहुत बड़ा पॉइंट आपने दिबांग रखा है हमारे दर्शकों के सामने, और मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार क्योंकि दिबांग उस पूरे जो कार सेवा का जो पूरा कार्यक्रम था उसको कवर कर रहे थे, अपनी आंखों देखे दिबांग हमें बता रहे हैं। और सवाल वही सीबीआई से बार बार पूछा जाएगा कि जब आप सबसे एलीट जांच एजेंसी है तो आप साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाए? इतनी बड़ी इमारत को गिरा दिया गया, मलबा साफ कर दिया गया और आपके हाथ में कुछ भी नहीं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। 32 आरोपियों को बरी कर दिया है कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, नजर बनी हुई है। ये बड़ी खबर है, सभी को बरी कर दिया गया है।